ये हैं एवरग्लेड्स, ऐसा दलदल जो सदा कायम रहता है। इस इलाके को आकार देता है पानी। ये वो नींव है जिससे जंगल और आसपास मौजूद अनोखा लैंडस्केप जन्म लेता है। एवरग्लेड्स के बीच का हिस्सा छिपा रहता है बॉल्ड साइप्रेसेस के जंगलों में। इस गदले पानी में से बाहर निकली रहती हैं साइप्रस की अजीब सी शाखाएं और तने। पेड़ों की ये किस्म कॉनिफर वनों में दुर्लभ ही मिलती है। इनमें से ज्यादातर पानी में जिंदा नहीं रह सकते, पर साइप्रस की ये किस्म पानी में ही उगती है और अपनी ताकतवर जड़ों और बट्रेसेस के बल पर मिट्टी को जकड़े रहती है। कुछ पेड़ों की ऊंचाई तो 30 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है। बाहर को निकली इनकी जड़ों के बीच पुराने दौर के शिकारी छिपे रहते हैं। केमन एक ऐसी पुरानी जीव प्रजाति के वंशज हैं जो 24 करोड़ साल या उससे भी ज्यादा से बदली ही नहीं है। ये इतने कामयाब रहे हैं कि ना तो इनकी शारीरिक बनावट और ना ही इनकी आदतें आज तक भी बदली हैं। और इकोसिस्टम में ये जो भूमिका निभाते हैं वो भी नहीं बदला। ये नदी और वेटलैंड में मिलने वाले सबसे बड़े शिकारी हैं और फ्लोरिडा के दलदली इलाकों में इन्हें जो भी इलाका या हैबिटेट पसंद आता है ये उसमें बस जाते हैं। इनके दांतों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। केमन या तो खुद को छिपाकर या घात लगाकर शिकार करते हैं, पर मकसद हमेशा एक ही होता है, अपने ताकतवर और बिजली से तेज रफ्तार जबड़ों से अपने शिकार को दबोचना। यहाँ केमन के बड़ी संख्या में होने का एक कारण है यहाँ की जलवायु, जो न ज्यादा गर्म है न ठंडी, और ये ठंडे खून वाले जीवों के लिए जरूरी होती है। एवरग्लेड्स में नदियों और दलदली इलाकों के आसपास की जलवायु सब ट्रॉपिकल, गर्म और नम है, और यहाँ पूरा साल तापमान 18 से 29 डिग्री के बीच रहता है। तो ये प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक बढ़िया जगह है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तीखी सर्दियों के दौरान यहाँ शरण लेते हैं। इनमें से कई वेटलैंड्स के किनारों पर, गुनगुनी गल्फ ऑफ मेक्सिको के किनारों पर और फ्लोरिडा पेनिनसुला के छोर पर नजर आते हैं, जहां एवरग्लेड्स का अंत होता है। सर्दियों में ये समुद्री किनारे गल्स, वेडर्स और स्किमर्स के बड़े झुंडों से गुलजार रहते हैं। ये प्रजाति अनोखी है। जब ये अंडों में से निकलते हैं तो इनके दोनों मैंडिबल एक सी लंबाई के होते हैं, पर इनके बड़े होने के दौरान निचला मैंडिबल ऊपर वाले के मुकाबले ज्यादा लंबा हो जाता है। एवरग्लेड्स के पास वाले समुद्री किनारे सबसे आम होते हैं, क्योंकि ये इकोलॉजी के हिसाब से दूसरे बीचेस के मुकाबले ज्यादा सिंपल और मिलते जुलते होते हैं।
लेकिन जमीन पर और आगे स्वॉम्प्स के अंदर हालात अचानक बदले हुए लगते हैं। सिर्फ फ्लोरिडा में ही पेड़ों की 300 किस्में उगती हैं, जिनमें से आधी यहाँ की स्थानीय हैं। पाम्स, पमेटोस, पाइन्स और ओक अपने आसपास मौजूद पानी के हिसाब से ढल गई हैं। यहाँ की जलवायु के कारण पौधों में पूरे साल फूल आते हैं और ये सबसे अनोखी जगहों में उगे दिखते हैं। लाइकेंस पुराने साइप्रस की डालियों पर झूलते रहते हैं और लिलीज की अलग अलग किस्में खुले पानी वाले बड़े बड़े इलाकों को ढके दिखती हैं। इनमें से कुछ फूलों की जिंदगी सिर्फ एक दिन ही होती है। पर इस रणनीति में जोखिम काफी ज्यादा है। फूलों के पास अपने प्रजनन के चक्र को पूरा करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही होते हैं और इस दौरान प्रजनन के लिए ये कीड़ों पर निर्भर करते हैं। फूलों, पेड़ों और दलदल के पानी में एक तमाशा हमेशा चलता रहता है। यहाँ के प्रमुख किरदार इस जमीन और पानी वाली दुनिया के हिसाब से बखूबी ढल गए हैं और यहाँ बहुतायत में मिलने वाले मेंढक अक्सर इनके शिकार बनते हैं। खतरे से बचने के लिए छिप जाना अक्सर एक प्रभावी रणनीति होती है। पर दलदल को पार करने के दौरान ये ग्रीन ट्री फ्रॉग एक खतरनाक जगह पहुंच गया है। इन झाड़ियों के बीच इसकी खाल का अलग ही दिखने वाला रंग इसे एक आसान शिकार बनाता है। जान बचानी है तो इसे भागना होगा। पर एक शिकारी ने इसे देख लिया है और शायद इसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। पर आज इस मेंढक की किस्मत ने साथ दिया। ये अपने शरीर को बड़ी जल्दी फुला लेता है और सांप को लगता है कि इतने बहादुर से तो ना भिड़ना ही सही है, तो वो पीछे हट जाता है। पेचीदा जंगल में हर किसी का एक अहम रोल होता है। गिलहरियां भी विविधता से भरे इस जंगल का एक जरूरी हिस्सा हैं। बेशक ये हजारों बीजों को बर्बाद कर देती हों, पर ये उन्हें फैलाने और बहुत से बीजों को जमीन में दबाकर जंगलों में पेड़ों की संख्या बढ़ाने में भी मदद करती हैं। गिलहरियां जंगल में अपनी जो खुराक जमीन में दबाती रहती हैं, उनमें से कई की जगह भूल जाती हैं और इस तरह चीजों को जमीन में दबाने की इनकी आदत के कारण इन्हें इन जंगलों का बेहतरीन मालिक कहा जा सकता है। लेकिन ये फुर्तीली गिलहरियां भी केमिन के जबड़ों से सुरक्षित नहीं होती। ये जीव इन दलदली इलाकों के असली शहंशाह हैं। अक्सर ये पुराने दौर के रेप्टाइल्स धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकते हैं। ये अक्सर नए इलाकों की तलाश में जंगलों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। ये मौका परस्त शिकारी हैं और इनकी खुराक ज्यादातर हर जानवर के साइज और उसकी उम्र के साथ ही शिकार की उपलब्धता के हिसाब से तय होती है। खतरनाक केमिन की हिफाजत वाले इन रेतीले आइलैंड्स पर पाइन के पेड़ बहुतायत में उगते हैं। यहाँ ऐसी बहुत सी स्थानीय किस्में हैं जो एवरग्लेड्स की नम और रेतीली मिट्टी के हिसाब से ढल गई हैं। इस इलाके में जीवों की बहुत तरह की प्रजातियां हैं और यहाँ गिलहरियां भी आम मिलती हैं, जिन्हें लजीज पाइन नट्स बहुत पसंद हैं।
लेकिन पेड़ों की डालियों के बीच वुडपेकर्स भी मिलते हैं, जिन्हें आकर्षित करती हैं कीड़ों की मौजूदगी। गिलहरियों की ही तरह वुडपेकर्स भी अपनी खाने की छोटी मोटी चीजों को स्टोर करने के लिए जगह बनाते हैं। ये इस काम के लिए पाम के पेड़ों के नर्म फाइबर वाले तनों को चुनते हैं, जो यहाँ के सारे हैबिटेट्स में मौजूद हैं। यहाँ ये अपने अकॉर्न्स और तरह तरह के फलों को जमा करते हैं। पाइन के पेड़ निगरानी रखने के लिए भी बहुत अच्छी जगह हैं। रेड शोल्डर्ड हॉक्स अक्सर पेड़ों की डालियों में छिपे रहते हैं, जहां से वो अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। और ये पाइन के जंगल में मिलने वाले बहुत से छोटे छोटे जीव हो सकते हैं। इनकी दिलचस्पी हर तरह के जानवरों में होती है। ये पक्षियों, चूहों, यहां तक कि एम्फीबियंस का भी शिकार करते हैं, जो सुरक्षित किनारों से दूर निकल जाते हैं। ऑस्प्रे को फिश हॉक भी कहा जाता है, और ये रेड शोल्डर्ड हॉक की तरह छिपता नहीं है। ये बड़ा शिकारी पक्षी अपनी निगरानी वाली जगह के पास मौजूद पानी वाले बड़े इलाकों पर नजर रखता है। सतह पर दिखने वाली लहरों से इसे सही सही पता चल जाता है कि मछली कहां मिलेगी। फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में मछलियों की 220 के करीब प्रजातियां मिलती हैं। ऑस्प्रे के लिए रहने के लिहाज से यह दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। इसकी वजह यह है कि यहां खाने के लिए बहुत कुछ है, और साथ ही यहां के हैबिटेट्स में इसे शांति भी मिलती है। पानी एक ऐसी आम चीज है जो पहेली जैसे इस वाइल्ड वेटलैंड के हर तत्व को आपस में जोड़ती है। झीलें, नहरें और पानी से भरे चरागाह हमेशा पानी में डूबे रहने वाले इस इलाके के जरूरी हिस्से हैं। उथले पानी में ढेर से पोषक तत्व होते हैं, और यहाँ क्रस्टेशियंस, मॉलस्क्स और हर रूप और आकार के इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं, जैसे कि क्रैब्स, श्रिम्प, स्नेल्स और वर्म्स। पानी में मिलने वाले बहुत से जीवों की तरफ बड़े और अलग अलग तरह के पक्षी आकर्षित होते हैं, जो एवरग्लेड्स की जलराशियों में आते रहते हैं। रोजिएट स्पूनबिल्स, स्टोक्स और डेलिकेट बॉल्ड आइबिस को यहाँ पोषक और भरपेट खुराक नसीब होती है। एवरग्लेड्स इलाका अनिश्चितता से भरा रहता है। ये पानी और जमीन के बीच वाली जगह है, एक ऐसा दलदली क्षेत्र जिसमें सिर्फ सबसे बहादुर और सबसे परिपक्व जीव ही जिंदा रह सकते हैं। यहां रहने वाले सभी जीव जमीनी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते। मैनाटीज लहरों में तैरती हैं, और सर्दियों में ये जमीनी इलाकों की तरफ मौजूद गुनगुने पानी तक भी पहुंच सकती हैं।
कहते हैं कि इन अजीबोगरीब मैमल्स को सबसे पहले समुद्र में सफर करने वाले यूरोपियन खोजी यहां लाए थे। ये मरमेड्स के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं। ठंडे मौसम की शुरुआत होने पर मां और बच्चा धीरे धीरे एवरग्लेड्स में और अंदर की तरफ ज्यादा शांत और गुनगुने पानी की तरफ बढ़ जाएंगे। मां और बच्चा कम से कम 2 साल तक एक साथ रहेंगे। इस दौरान इनका ज्यादातर समय एल्गी और दूसरे जलीय पौधों को चढ़ने में बीतेगा। ये तो पानी के किनारे मौजूद पेड़ों की पत्तियों को भी खा लेते हैं। मैनाटीज शांत मिलनसार जीव हैं जिनका वजन 500 किलो तक हो सकता है और इनके साइज और वजन की वजह से केमन भी इनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं बन पाते। तो ये दोनों प्रजातियां बिना एक दूसरे की फिक्र किए हुए साथ साथ रह लेती हैं। लेकिन केमन और मैनाटीज में एक बात मिलती जुलती है। पेरेंटल केयर यानी बच्चों की देखरेख। केमन फीमेल्स आमतौर पर ठंडे खून वाली और हिंसक होती हैं, लेकिन ये बड़ी प्रोटेक्टिव माएं भी होती हैं जो अपने अंडों और फिर उनमें से निकलने वाले बच्चों के शुरुआती और सबसे खतरे वाले दिनों में उनकी हिफाजत करती हैं। जब बच्चे कीड़ों, इन्वर्टिब्रेट्स या टैडपोल्स का खुद शिकार करने के लायक हो जाते हैं, तो फिर वो इस दलदली इलाके में जिंदगी बिताने के काबिल हो जाते हैं। तब उनकी मां उन्हें छोड़ देती है। केमन के बच्चों के इलाकों में उनके कुछ दूर के रिश्तेदार भी रहते हैं, जैसे कि ये एनालीज जो मार्शलैंड में उगने वाले पेड़ों के तनों पर अपने करतब दिखा रहे हैं। स्वाम्प के भीतरी इलाके में जड़ों और बॉल्ड साइप्रेसेस के तनों के बीच युवा केमन को कई तरह के जीवों का सामना करना होगा जो इस अजीब और सदा बदलते रहने वाले जंगल में उनके साथ रहेंगे। और ऐसे ही सबसे उत्सुक जीवों में से एक होता है बॉल्ड स्टोर, जिसके सिर को देखकर लगता है जैसे इसे किसी पुराने साइप्रस पेड़ के ठूंठ से काट दिया गया हो। और ये मछलियों और केकड़ों के लिए युवा केमन से मुकाबला करते हैं। चाहे गदला पानी हो जिसमें केमन शिकार का इंतजार करते रहते हो, या फिर लाइकेन से ढकी हुई शाखाएं जहां बॉल्ड स्टॉक सोते हैं, यहां 1000 अलग अलग रूपों में जीवन की हलचल नजर आती है। यहां हर किसी के लिए एक जगह है। ये एक अनोखी और पेचीदा दुनिया है। यहां बहुत ही कमाल के और अनोखे जीव बसते हैं जो एवरग्लेड्स के स्थायी स्वॉम्प्स में जीवन के आदी हैं, जहां जमीन भी है और पानी भी, विरोधाभास भी और अनिश्चितता भी। आखिरी आइस एज सिर्फ 12,000 साल पहले ही खत्म हुई थी,
हमारे ग्रह का बड़ा हिस्सा बर्फ की एक मोटी परत के नीचे दबा हुआ था, जिसके ऊपर कुछ भी उग नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही बर्फ अचानक पिघली, इससे ठंडी और बिना पेड़ पौधों वाली जमीन का एक विशाल हिस्सा बाहर आ गया। और कॉनिफर्स, पाइन्स, फर और लार्च हजारों साल से जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। टेम्परेट जोन्स में चौड़ी पत्ती वाले पेड़ उगने लगे, जबकि पोलर इलाके पाइन्स और स्प्रूसेस के पेड़ों के लिए बहुत सही साबित हुए। उन्हीं के साथ आए ऐसे जानवर जो इतनी मुश्किल और ठंडे क्लाइमेट को झेलने के लिए फिट थे। यहां सर्दियों का साम्राज्य रहता है और सर्दी का यह मौसम हर साल करीब 8 महीने चलता है। और जो भी इस विशाल जंगली इलाके में रहने की हिम्मत जुटाते हैं, उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। टाइगा के कॉनिफर जंगल हवा और बर्फ को झेलने के हिसाब से ढल गए हैं। इनकी टहनियों की बनावट ऐसे ही एक बदलाव का नतीजा है। इनकी दिशा जमीन की तरफ होती है, तो इन पर बर्फ कभी इतनी ज्यादा नहीं रुक पाती कि उसके वजन से ये टूट जाएं। ये सचमुच बहुत ही कामयाब पेड़ हैं। हमारे ग्रह पर ये जंगल सबसे बड़े हैं। इन्होंने पूरे उत्तरी इलाके को ढका हुआ है और इनकी चौड़ाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। टाइगा दिखने में एक समान और बोरिंग भी लग सकते हैं, लेकिन इन जंगलों में रहने वाले जीव विविधता से भी भरे हैं और समानताओं से भी। आप इन्हें सच्चे सर्वाइवर्स कह सकते हैं। ये यहां लगातार बनी रहने वाली सर्दियों की सबसे मुश्किल अवस्थाओं के हिसाब से ढल गए हैं। हकीकत यह है कि कॉनिफरस जंगल पर्यावरण से जुड़ी चरम दशाओं को बर्दाश्त करने लायक बनाते हैं। हालांकि यह इलाका खाली और रहने के हिसाब से अयोग्य लगता है, लेकिन टाइगा के पाइन और फर यहां के क्लाइमेट को थोड़ा बर्दाश्त के काबिल बना देते हैं। ये उत्तर से आने वाली बेरहम हवाओं के असर को करीब 25% तक घटा देते हैं। टाइगा के वासियों को वो सब झेलना पड़ता है जो सर्दियां अपने साथ लाती हैं। बड़े मैमल्स बड़ी हिम्मत के साथ बेहद कम तापमान, बर्फ और खुराक की कमी का सामना करते हैं। रेवेंस यानी कौवे कमाल के सर्वाइवर्स हैं। ये टाइगा में आने और जाने वाले यहाँ के दूसरे वासियों पर कड़ी नजर रखते हैं। हो सकता है कि इनसे खुराक पाने का कोई मौका मिल जाए। ठंड की वजह से रेनडियर टंड्रा में सैकड़ों किलोमीटर का सफर करते हैं ताकि टाइगा के पेड़ों के बीच शरण ले सकें। इनके खुर बीच में से 2 हिस्सों में बटे होते हैं और ये इनके लिए स्नो शूज का काम करते हैं। इनकी मदद से ये इस इलाके को बड़ी आसानी से पार कर पाते हैं। खुरों के किनारे कड़े होते हैं जो आगे को निकले होने के कारण इन्हें आइस या सख्त हो चुकी बर्फ पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद करते हैं। सर्दियों के दौरान टाइगा में जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष और ज्यादा चरम पर पहुंच जाता है, तो उत्तर से जो रेनडियर हाल ही में यहाँ आए हैं, इस विशाल जंगल के बड़े शिकारी उनके आने से खुश हो जाते हैं और ये बर्फ में उनके पंजों के निशानों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये झुंडों में माइग्रेट करते हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या 20 से लेकर कई हजार तक हो सकती है। ये रेनडियर सबसे ठंडे मौसम के दौरान सिर्फ इस जंगल वाले इलाके में ही रहेंगे।
इस जमे हुए बियाबान में किसी के लिए भी खुराक ढूंढना आसान नहीं होता। इस फुर्तीली बोरियाल लिंक्स के लिए भी नहीं, जिसकी मोटी और गर्मी बनाए रखने वाली फर और चौड़े बालों से ढके पंजे कुदरत ने बर्फ में शिकार करने के लिए ही उसे दिए हैं। इन्हें भी खुराक की तलाश में बड़े बड़े और खाली इलाकों को पार करना पड़ता है। बर्फ से होकर गुजरने में काफी ताकत खर्च हो जाती है। रेनडियर के खुर उन्हें भूख से बचने में मदद करते हैं। बर्फ की गहराई के बावजूद ये लाइकेन से ढकी पेड़ों की शाखाओं को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाते हैं। कई महीने तक ये इनकी मुख्य खुराक बनी रहेगी। इसके अलावा ये पेड़ों की छाल, पाइन नीडल्स और जमी हुई घास को भी खाएंगे। बसंत आने पर ये फिर से उत्तर की तरफ लौट जाएंगे। टाइगा के पेड़ों की भी खुद को बचाए रखने की अपनी रणनीतियां हैं। पाइन और फर की नीडल्स सर्दियों के दौरान गिरती नहीं है। खुद में बदलाव लाने की ऐसी ही कई कोशिशों की वजह से कॉनिफर्स हमारे ग्रह के सबसे बड़े जंगल बन पाए हैं। इनकी पत्तियों में ऐसे तत्व होते हैं जो एंटी फ्रीज की तरह काम करते हैं, इसलिए ये 0 से नीचे वाले तापमान को भी बखूबी झेल लेते हैं। हालांकि इस हैबिटेट में हर कहीं पानी नजर आता है, लेकिन दरअसल ये एक रेगिस्तान है और ये साल के ज्यादातर हिस्से में जमा रहता है। तो इन पत्तियों ने खुद को सुई जैसी शक्ल दे दी है, जैसे कि कैक्टस के कांटे होते हैं। पेड़ों के बीच कई तरह के पक्षी शरण और खुराक पाते हैं, जो इन्हें जबरदस्त ठंड के दौरान सही सलामत रखते हैं। इनकी खुराक में पाइन और मिसल्टो जैसे पौधों के बीज शामिल हैं, जिनमें इस सीजन में फल लगते हैं। बसंत आने पर भी सर्दियों वाले माहौल में खास बदलाव नहीं आता और ग्राउस पक्षी बर्फबारी के दौरान भी हीट में आ जाते हैं। जैसे ही तापमान थोड़ा सा बढ़ता है, पत्तियां सक्रिय हो जाती हैं। पाइन्स को बढ़ने और रिप्रोड्यूस करने के लिए इन छोटी सी गर्मियों में पूरी रफ्तार पर बढ़ना होता है। हल्की गर्मी के इस अंतराल में बर्फ बूंद बूंद करके पिघलती है, लेकिन इस मौसम में भी मैदानी इलाके बर्फ की चादर से ढके रहते हैं और ग्राउस पक्षी बर्फबारी के दौरान भी हीट में आ जाते हैं। तापमान आखिरकार बढ़ने लगता है और लगता है जैसे अच्छा मौसम आ गया हो, लेकिन वोल्वरीन्स खाने की तलाश को लेकर कभी आराम नहीं करते, चाहे दिन हो या रात। यहाँ जो दिखता है वो नजर का धोखा हो सकता है।
बर्फ आखिरकार गायब हो जाती है और टाइगा एक ऐसा भरा पूरा रूप ले लेता है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। यहां रहने वाले जीवों के पास रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 4 महीने की गर्मियां होती हैं। शिकारी पक्षी दक्षिण की तरफ से पहुंचने लगते हैं और टाइगा में बस जाते हैं। बूटेड ईगल इस विशाल जंगल की दक्षिणी सरहद पर घोंसले बनाते हैं। इसके 2 चूजे यहां बसंत से काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। यहां कई शिकारी पक्षी घोंसले बनाते हैं। टाइगा एक विशाल जंगल है जिसके लंबे और सीधे पेड़ों की ऊंचाई अक्सर ही 30 मीटर से ज्यादा हो जाती है और घोंसले को छिपाने के लिहाज से ये एकदम परफेक्ट है। कॉमन बजर्ड्स उत्तर में और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इनका सिर्फ एक ही चूजा अंडे से निकला है। शिकारी पक्षियों की ये दोनों प्रजातियां टाइगा में हवा के अहम रोल से वाकिफ हैं। सर्दियों में ये बेहद बर्फीली होती हैं, लेकिन अब बसंत में इसकी वजह से असंख्य टन पोलन चारों तरफ फैल जाता है, जिससे पाइन्स की अगली पीढ़ी को पनपने में मदद मिलती है। जंगल की जमीन पर टाइगा इकोसिस्टम की कमाल की रिप्रोडक्टिविटी को देखा जा सकता है। मिट्टी के ऊपर पाइन के लाखों पुराने कोन्स पड़े होते हैं और चूहों की आबादी इस दावत का फायदा उठाती है। नीचे गिरे हुए बीजों से इनके लिए लगातार खुराक का इंतजाम होता रहता है। बूटेड ईगल्स का जोड़ा अपने दोनों चूजों का पेट नहीं भर पाया, लिहाजा सिर्फ एक ही जिंदा बचा। हालांकि इसकी सेहत ठीक लग रही है। इसके दूसरे भाई या बहन के अवशेषों को शायद लाल चींटियों ने अपनी खुराक बना लिया। ये मिलनसार चींटियां टाइगा की गार्डियंस हैं। इनके एक घोंसले में 10 लाख से भी ज्यादा चींटियां होंगी। हर दिन ये 3 लाख से भी ज्यादा कीड़ों को पकड़ती हैं, जिनमें से कई पाइन के पेड़ों पर हमला करते हैं। यूरोपियन हनी बजर्ड एक और ऐसा शिकारी पक्षी है जो गर्मियों के दौरान टाइगा में आता है। यहां ये अपने बच्चों की परवरिश एक ही खुराक के बल पर करता है। जैसा कि इनके नाम से ही मालूम है, ये मधुमक्खियों और ततैयों के छत्ते से अपनी खुराक लेते हैं, जो चींटियों के रिश्तेदार हैं, जिन्हें ये अपने चूजों को खिलाते हैं। गर्मियों का ये दौर आते आते बूटेड ईगल का चूजा बड़ा हो गया है और जल्दी ही ये अफ्रीका के लिए रवाना हो जाएगा। पतझड़ के तूफान बार बार आने लगे हैं और तापमान रोजाना गिरता जा रहा है। बजर्ड का चूजा इस बारिश से बचने की भरपूर कोशिश करता है और इस बारिश की झड़ी के बाद ये अपने पंखों को इस तरह हिला डुलाकर
खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। कुछ ही हफ्तों के अंदर इसे सुदूर साउथ के अपने पहले सफर के लिए तैयार होना होगा। पतझड़ का मौसम तेजी से आगे बढ़ता है और इसके साथ ही पहली बर्फबारी शुरू हो जाती है। टाइगा के भालू समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपनी गतिविधियां बढ़ानी होंगी। दिन छोटे होते जा रहे हैं और दिन की रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा कम रहती है। कुछ ही दिनों में तापमान काफी गिर जाता है और अब रातें भी बर्फीली हो गई हैं। अगर आसमान साफ हो तो उसी दौरान भालू रात में गश्त लगाने लगते हैं, क्योंकि इस समय नजर आने लगती है ऑरोरा बोरियालिस की रोशनी। इन ब्राउन बेयर्स जैसे कुछ जानवरों को अपनी मान में सर्दियों में शीत निद्रा बिताने के लिए उससे पहले अपना वजन 2 गुना बढ़ाना होता है। तो उनके लिए अब जितना ज्यादा मुमकिन हो खाने का समय है। पतझड़ के हर दिन ये 45 किलो तक खाना खा सकते हैं। विशाल ब्राउन बेयर्स जंगल के हर कोने का जायजा लेते हैं और जहां भी जाते हैं बहुत ध्यान से सूंघते रहते हैं, लेकिन तूफानों की वजह से इनका काम काफी मुश्किल हो जाता है। भालुओं की खुशकिस्मती से इस विशाल जंगल के कुछ जीव पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ठंड का शिकार बनने वाले शुरुआती जीवों के शरीर उन्हें अतिरिक्त फैट मुहैया कराएंगे। साल के इस समय में भालुओं का मेटाबॉलिज्म इनकी 75% खुराक को इनके पूरे शरीर पर फैट की एक मोटी परत के रूप में बदल देगा। और फिर सर्दियों में जब ये हाइबरनेट करते हैं तो ये फैट धीरे धीरे एनर्जी में बदल जाता है। सर्दियां आगे बढ़ती हैं तो हवा और तेज और ठंडी होती जाती है और हर बर्फबारी और ज्यादा तबाही लाती है। औसत तापमान अब 0 से भी 30 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, लेकिन टाइगा के ज्यादातर निवासी इस सब के लिए तैयार हैं। जो सबसे कमजोर होंगे वो इस सब को झेल नहीं पाएंगे, लेकिन ज्यादातर इन मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। आखिर ये जगह इनका घर जो है, पृथ्वी का सबसे विशाल जमीनी इकोसिस्टम, जहां इस प्लेनेट का 60% बायोमास मौजूद है। ये जगह है बेआवाज, ठंडी, अंधियारी और घनी, एक अजीब जमा हुआ जन्नत जैसा इलाका, एक अनंत जंगल।